हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने अपने फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे बच्चों। चलो, लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है क्लासरूम में इंटरेक्ट कर पाएंगे, बट चलो ठीक है, जब तक है अभी लॉकडाउन तब तक तो हम लोग इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो चल रहा है हमारा और आगे भी चलेगा इनफैक्ट। तो बच्चे, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और बच्चा, ये वो सेगमेंट है जहां समझ लो कि नाम के साथ ही जो है बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, जहां पे लोग बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन चीज़ों को सही से नहीं कर पाते हैं। तो समझ लो कि इसके नाम से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी नया लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छा इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं क्या। तो देखोगे बच्चा, जैसा कि हम लोग कुलम्स लॉ में या फिर फोर्सेस जो चार्जेस लगाते थे एक दूसरे के ऊपर, उस पर बहुत ही तरीके से हमने काम करा, बहुत सारे सवाल बनाए, ठीक है ना। तो बच्चा, आज जो हमारा मेन टारगेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। तो जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके लिए हम लोग ई फील्ड भी यूज करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई फील्ड भी बोलते हैं, दिस ई फील्ड। तो बच्चा, सबसे पहला बात कि बहुत जबरदस्त चीज है यार यहाँ पे, मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है। और मैंने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और वर्ड्स को लेके कितना कंफ्यूजन है जहां पे लोग गड़बड़ करते हैं। तो देखोगे बच्चा, मैंने कहा कि बच्चा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो सबसे पहले आप समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसको मैंने दो पार्ट्स में जो है अलग अलग कर दिया है। माने कुछ इस तरह से, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला जो हिस्सा है, इसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला है। माने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। जो पहला जो हिस्सा है उसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा है, और जो दूसरा हिस्सा है उसको मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया सर, ऐसा तो कुछ हम लोग सुने भी नहीं है, हम लोग तो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते थे कि भैया ये होता है और उस पर ही आज तक काम किए हैं। तो बच्चा समझ लो, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मैंने कहा कि यहाँ पे दो पार्ट्स मैंने डिवाइड करा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। पहला तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और दूसरा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सुनना बच्चा, माने अगर कोई आपसे कहे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप सुनो तो इलेक्ट्रिक फील्ड माने ये दोनों हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है या तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। अब कहोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है सर, तो समझ लो कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स में चलता है, माने दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में समझ लो कि चलता है। मतलब नेचर वाइज भी अगर बात करें तो जस्ट ऑपोजिट नेचर में चलता है दोनों। मैंने कहा कि सबसे पहला बात अगर बात करें बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो ध्यान रखना जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज करते हैं, तो याद रहे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये जैसा कि दिख रहा होगा प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस। माने स्टेशनरी चार्जेस के वजह से, स्टेशनरी चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल दिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, माने यहां श्योर है कि यहां पे हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसका जो ओरिजिन है वो है स्टेशनरी चार्ज, बिकॉज ये स्टेशनरी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा बात, जब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करते हैं बच्चा, तो इसका जो ओरिजिन है वो स्टेशनरी चार्ज नहीं है। स्टेशनरी चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। जब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो इसका जो ओरिजिन है वो है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, माने मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब कितने लोगों के दिमाग में जो पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे लग रहा हो कि सर ये वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है सर, ये तो पहली बार हम सुने हैं। तो बच्चा इसके बारे में हम लोग आगे जाकर के बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज हमारा एक चैप्टर ही है बच्चा आगे जाकर के मैग्नेटिक्स, वहां जाकर के हम इन चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। बट ये अभी जानना बहुत जरूरी था बच्चा, बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, माने इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड माने दोनों हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकता है या तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। हां, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका जो ओरिजिन है ये प्रोड्यूस हुआ होगा स्टेशनरी चार्जेस की वजह से। लेकिन जब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका जो ओरिजिन होगा ये प्रोड्यूस हुआ होगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब सुनना बच्चा,
देखो प्रॉब्लम क्या है कि माने दोनों जो फील्ड्स हैं, माने इन दोनों फील्ड्स के बीच में माने एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस है यार, माने एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। लेकिन जब हम ओरिजिन का बात करते हैं तो दोनों का ओरिजिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक इसके लिए ओरिजिन है स्टेशनरी चार्ज, इसके लिए जो ओरिजिन है वो है आपका वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखना, मैंने कहा कि हालांकि जो बच्चे हमारे साथ हैं, एसोसिएटेड हैं क्लासरूम प्रोग्राम्स में, तो वो इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी जब पढ़ाया था आप लोग को, जब वर्क वगैरह के बारे में बात करा था, जब हमने कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बात करा था, तो वहां मैंने इन चीज़ों को प्रूव कर रखा है। बहुत सारे टर्म्स हमने यूज करा था, तो उन लोगों को तो बिल्कुल समझ आएगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, उन लोगों को मैं नाम बस ही बता देता हूं, आगे जाकर के मैं इन चीजों को प्रूव करूंगा। ठीक है, अभी सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसका कि ओरिजिन जो है वो स्टेशनरी चार्ज है, तो बच्चा इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान देना, इसको पढ़ते हैं बच्चा, इस रिजल्ट को पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ, जो कि जीरो होता है। ध्यान रखना बच्चा, ये रिजल्ट जीरो होता है, जो कि हम आगे फिर से बोल रहे हैं, प्रूफ करेंगे। अगर ये रिजल्ट हम जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो के बराबर नहीं है, जबकि माइनस dy/dt के बराबर है, तो मैंने कहा कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, आगे जाके डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसको भी प्रूफ करेंगे कहां से आया है और इसको भी प्रूफ करेंगे कहां से आया है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट मैं आपको प्रूफ करूंगा कि कहां से आया है। माने तुम देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ तो लाइन इंटीग्रल जो है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ के लिए जीरो है, लेकिन अगर यही इंड्यूस्ड हुआ, अगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ के लिए जीरो नहीं है, बराबर है माइनस dy/dt के। तो ध्यान रखना बच्चा, ये लिखने के पीछे जो बेसिक पर्पस है मेरा वो यही है कि आज के बाद जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बी वेरी केयरफुल। माने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है जिसका ओरिजिन स्टेशनरी चार्ज होगा, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है जिसका ओरिजिन जो है वो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बट हां, सीधा सा बात, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चा, तो यहां जो हमारा यहां पे जाके हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। यहां जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे जो ओरिजिन होगा वो ओरिजिन होगा स्टेशनरी चार्जेस। माने आप समझ लो कि अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइक यहां हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके पीछे जो रीजन होगा वो रीजन होगा स्टेशनरी चार्ज। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है बच्चा कि हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होता है तो दिक्कत नहीं है, हाँ, बट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके पीछे जो रीजन होगा वो स्टेशनरी चार्ज होगा। बस ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वहां पे लाइक जो रीजन होगा, जो कॉज होगा उसके पीछे, वो स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चा। एक्चुअली में यार कंफ्यूजन है, माने यहां से सवाल आए हैं, माने IIT 2006 का ये सवाल है, ये आगे जाकर के इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे। ये समझ लो कि IIT 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और यहां पे हमको लगता है कि ऑलमोस्ट लोगों ने गलती करा होगा इस जगह पे, ठीक है। ये IIT 2006 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन था क्या ये समझ लेना। क्वेश्चन क्या था कि एक लूप इस तरह का बना दिया था, ऐसा दिस, एक इस तरह का सर्कल ऐसा बना दिया था, कुछ इस तरह का क्लोज लूप, और बना करके पूछा था कि ये जो फिगर है ये फिगर क्या डिनोट कर सकता है, ये फिगर क्या डिनोट कर सकता है। पहला नंबर दे दिया था ई फील्ड लाइंस। ध्यान देना, पहला नंबर दे दिया था ई फील्ड लाइंस, या ई फील्ड भी बोल सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ये ई फील्ड।
दूसरा नंबर दे दिया था आपका ई फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला नंबर दे दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा नंबर अगर बात करें तो यहां पर दे दिया था बी फील्ड, बी फील्ड का मतलब हो गया बच्चा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये हो गया बी फील्ड। तीसरा नंबर दे दिया था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड या जी फील्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, तो ये दे दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से फोर्थ नंबर में दे दिया था ऑल ऑफ दिज, ऑल ऑफ दिज, ध्यान देना, माने ये आईआईटी 2006 का सवाल है कि एक फिगर ऐसा बना दिया था और फिगर बना के पूछा था कि बताओ इसमें कौन हो सकता है, कौन पॉसिबल है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले से कहीं पढ़े होंगे लेक्चर्स वगैरह, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता, ये पढ़ा होगा 100% आपने कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो देन से ये ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, आगे जाकर के पढ़ोगे कि जो बी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। तो मैं बी फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ई फील्ड का। ये तो मान लो कि भैया आपने नहीं पढ़ा है तो इसको हम साइड कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर बात करें तो 11th में ही करना था, तो मान लो कि इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा जो डिस्कशन है वो सेकंड ऑप्शन पे नहीं है, मेरा डिस्कशन थर्ड ऑप्शन पे भी नहीं है, मेरा डिस्कशन फोर्थ ऑप्शन पे भी नहीं है, मेरा डिस्कशन इस ऑप्शन पे है कि ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, एकदम गौर करना। मैंने कहा कि इस ऑप्शन को आप गलत नहीं कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शन गलत तब होता, अदरवाइज तो आप एक लाइन में कर दीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शन तब गलत होता जब यहां ई फील्ड ना लिख करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया रहता। मेरी बात फिर से सुनना, अगर ये ई फील्ड बोल रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया कि दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और या तो इंड्यूस्ड। तो बच्चा आप जो पढ़े होगे या जानते होगे या कहीं आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में कि क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो क्लोज लूप कौन नहीं बनाता है? क्लोज लूप जो नहीं बनाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। वो फील्ड जो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करता है वो क्लोज लूप नहीं बनाता। एकदम ध्यान रखना इस चीज को। मैंने कहा कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल है अगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, बिकॉज जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाता है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाता है। तो वहां पे सिर्फ ई फील्ड दिया था, तो ई फील्ड कहने का मतलब कि ये आपका ये ऑप्शन पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं तो बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ही क्लोज लूप में होता है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूं तो ऑल ऑफ दिस तो खैर रह ही नहीं गया, तो ये दोनों ऑप्शन जो था वो आपका सही था। ई फील्ड भी हो सकता है, बी फील्ड भी हो सकता है, लेकिन ये जो ई फील्ड होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का नहीं है, ये इंड्यूस्ड नेचर का है। तो आप देख लो इसी में कितना कंफ्यूजन है। अब जिसको ये चीज नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है, वो डेफिनेटली पहले ऑप्शन के लिए नहीं जाएगा, वो सीधा दूसरे ऑप्शन के लिए जाएगा और गलत करके आएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट पूछा गया था क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो बनेंगे सवाल, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये नाम के पीछे इतना डिस्कस करने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि सवाल आते हैं। और या तुम देखना ना किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में, अगर तुम देखना चाहे वो नीट का हो या जेई का एग्जाम हो, तुम किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस तुम देख लेना, अभी आज ही देख लेना कि जो वर्ड यूज करता है वो जनरली हम बता रहे हैं, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस तरह से वर्ड यूज करता है। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करता भी है तो उसके पीछे या साइड में कहीं ना कहीं स्टेशनरी चार्ज वर्ड यूज करता है। माने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्टेशनरी चार्ज वर्ड यूज कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया। बट अगर कुछ मेंशन ही नहीं है कि क्या रीजन है और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण हो सकता है, स्टेशनरी चार्ज की वजह से भी हो सकता है और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से भी हो सकता है। और दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, वो समझ लो कि दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में एग्जिस्ट करता है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो। अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है, जैसा कि आप लोग को हमेशा बोलते आए हैं, नॉलेज हो तो पूरा
नहीं तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो किलिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई ना बनाए तो बढ़िया है, क्योंकि एक कम से कम नहीं बनाएगा तो नेगेटिव तो नहीं जाएगा, बट अगर ये क्वेश्चन बनाता है और गलत बनाता है तो -1 लेके जाएगा वो साथ में। इसीलिए बोलते हैं नॉलेज हो तो कंप्लीट, नहीं तो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन चीजों के बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, देखिएगा। चलिए, तो बेसिकली जो टारगेट आज हमारा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, इसके ऊपर टारगेट है हमारा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो बच्चा इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करें, पहला तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो मैंने कहा कि पहला जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में जानो वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है। बेसिकली अगर कोई पूछ दे क्या है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, मतलब लिटरली एक्सप्लेन करो क्या है, तो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये वो रीजन है किसी भी स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, किसी भी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग का जो स्पेस है, उस स्पेस में मैंने कहा कि किसी भी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग का जो स्पेस है, अगर उस स्पेस में अगर हम उस स्पेस में किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्ड यूज करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो रीजन है, वो किसी भी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं, तो वो दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई दिक्कत? Should I repeat it again? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपसे कहा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये किसी भी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस है जिस स्पेस में अगर हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराएं तो वो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं या उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा और गौर करना। अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, it is the space, it is a space or surrounding it is a space or surrounding or stationary charge स्टेशनरी चार्ज या चार्जेस भी हो सकता है। स्टेशनरी charge, it is a space surrounding a stationary charge in which another stationary charge charge experiences a force on it। ध्यान देना बच्चा, माने ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में जैसा कि मैंने आपको लिखा है, सामने दिख रहा होगा सब लोगों को कि इट इज अ स्पेस सराउंडिंग अ स्टेशनरी चार्ज इन विच अनदर स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। मैंने कहा कि ये वो रीजन है जिस रीजन में ये वो रीजन है जो कि पहला बात तो स्टेशनरी चार्ज है वो जनरेट करता है, और जब उस रीजन में उस स्पेस में किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं तो वो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस रीजन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, अब कहोगे
कि सर अभी तक तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर डायरेक्ट जो है वो फोर्स लगा रहा था, तो अब ये जो है आप बता रहे हैं कि जो है उस रीजन में दूसरे चार्ज को एंटर कराएंगे फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनना, चूंकि जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टडी कर रहे थे तो एट दैट केस चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में चूंकि एक अलग ही थीम है इसका, तो वहां हम डिस्कस नहीं कर सकते थे। बट ऐसे दिमाग में रख लेना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चा, जो कूलम्बियन फोर्स है, एक्चुअली में वो एक फील्ड फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स कहने का मतलब समझ में आता है, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डेवलप होने के लिए दो चार्जेस के बीच में किसी तरह के कांटेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। माने दो चार्ज को हम किसी डिस्टेंस पे किसी मीडियम में डाल दें, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर लेगा, फोर्स लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स कहने का यही रीजन है बच्चा कि एक्चुअली में फोर्स जो है होता यह है कि अगर हम किसी स्टेशनरी चार्ज को या किसी चार्ज को हम कहीं किसी जगह पे रखते हैं, फिक्स करते हैं, तो होता यही है कि वो चार्ज अपने सराउंडिंग में एक तरह का फील्ड डेवलप करता है जिसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा। और जब उस फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मैंने कहा कि बच्चा वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा, एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं चार्ज लगाया, बट फोर्स चार्ज नहीं लगाता है, फोर्स जो है फील्ड लगाता है। चार्ज फील्ड डेवलप किया और वो जो फील्ड है वो दूसरे चार्ज पे क्या करता है, आपका फोर्स लगाता है। बिकॉज चार्जेस के बीच में डायरेक्ट इंटरैक्शन का यहां रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना। पहले चार्ज एक फील्ड डेवलप कर देगा और जब उस फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराएंगे तो वो जो फील्ड होगा वो उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक फील्ड फोर्स है जो फील्ड के वजह से लगता है। तो मेरी बात ध्यान रखना, अब उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। वहां पे चूंकि ऑब्वियस ही बात है उस जगह पे रिक्वायरमेंट उसी तरह का था, बट जब हम फील्ड का बात करते तो रिक्वायरमेंट हमारा जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। तो अब हम लोग इस तरह से सोचेंगे, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट। चलिए, अब हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं तो कुछ एक चीजें और भी हम लोग जान लें, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो रीजन किसी भी स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ स्पेस का जो रीजन है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराने में फोर्स लगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। इसके साथ कुछ और भी चीजें हम लोग जानते हैं। दूसरा चार्ज ये कि दूसरा पॉइंट ये कि जो एक वेक्टर फील्ड है, इट इज अ वेक्टर फील्ड, इट इज अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड। बच्चा वेक्टर फील्ड कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर स्ट्रेंथ वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ जो है वो, या फिर इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो पहला तो कि जो मैंने बताया उसके बारे में। दूसरा एक तरह का एक वेक्टर फील्ड है, दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तीसरा ध्यान रखना बच्चा कि जब हम किसी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग में किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं तो उस स्टेशनरी चार्ज का फील्ड उस दूसरे चार्ज में फोर्स लगाता है। ध्यान रखना, फोर्स लगने के लिए कम से कम दो चार्ज चाहिए। एक चार्ज वो जो फील्ड डेवलप करेगा और दूसरा चार्ज वो जिसपे कि फोर्स लगेगा। माने कम से कम दो चार्ज चाहिए अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो। माने ऐसा नहीं होगा कि जो है कोई चार्ज खुद अपने आप पे फोर्स लगा दे, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज फील्ड डेवलप करे और खुद अपने आप पे फोर्स लगा दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, no charge can experience a force. No charge can experience a force on it due to its own electric field, due to its own। अब देखो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आराम से यूज कर सकते हैं बिकॉज यहां जो ओरिजिन है वो चार्ज है। जब चार्ज वर्ड यूज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि नो चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना,
कोई भी चार्ज अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, कोई भी चार्ज अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। यह बात एकदम दिमाग में रखना, फटाफट नोट कर लो ये 2 पॉइंट। पहला तो कि एक वेक्टर फील्ड है, और दूसरा कोई भी चार्ज अपने ऊपर अपने खुद के फील्ड के वजह से फोर्स नहीं लगा सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए अभी हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, जो इंटेंसिटी होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना बच्चा। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ, या फिर इसको हम लोग इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। स्ट्रेंथ या फिर आप इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी, माने मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं बच्चा। किसका? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। और किसके इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोग स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड मेजर करने जा रहे हैं, क्या होगा। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, गौर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक है हमारा, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखोगे बच्चा, ये हमारा टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफ अ पॉइंट चार्ज। देखोगे बच्चा, मैंने कहा कि अगर हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना, तो हम उसका जो है बच्चा वो मैग्नीट्यूड जो है वो बात करने जा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मेरी बात गौर से सुनना बच्चा। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है से Q, और इस पॉइंट चार्ज Q से लाइक R डिस्टेंस पे कहीं यहां पे हम जो है इस चार्ज का या इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं, क्या होगा। तो मेरी बात एकदम गौर से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से स्पेस के किसी पॉइंट पे या उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है उसमें किसी पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, तो एक बहुत बेसिक तरीका है बच्चा उसके लिए कि हम करते ये हैं कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस चार्ज के वजह से हम उस पॉइंट पे लाइक एक यूनिट मैग्नीट्यूड का या यूं कहें कि 1 कूलम्ब का एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। लाइक मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज 1 कूलम्ब प्लस 1 कूलम्ब स्ट्रेंथ का मैंने एक चार्ज वहां पे प्लेस कर दिया। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, कह रहे हैं कि ये प्लस 1 कूलम्ब चार्ज दैट इज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सो आई रिपीट, किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से लाइक उसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, तो मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को रख दो। अब उस
उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने 1 कूलम चार्ज को डेफिनेटली ये जो चार्ज है जिसको हम इसको भी हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, ये चार्ज इस चार्ज को डेफिनेटली रिपेल करेगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिपेल करेगा। मैंने कहा कि बच्चा जिस अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ ये इसको रिपेल करेगा, जिस स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स के साथ ये चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा, उस स्ट्रेंथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मानेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मानेंगे। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर ये चार्ज इस चार्ज को डेफिनेटली कुछ फोर्स के साथ रिपेल करेगा, तो मैंने कहा कि बच्चा जिस फोर्स के साथ, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के साथ, मान लो F के साथ ये इसको रिपेल करेगा, तो फॉर्मूला आपके पास है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ आपके पास है K डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 के जगह पे बेटा यहां पे Q हो जाएगा और Q2 तो तुम्हारा हो गया 1 कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? अब 1 का यहां पे कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। मैंने कहा कि ये आपका F जो है वो आपका आ गया K डैश इंटू Q और अपॉन क्या आपका R स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो फोर्स आया है डेफिनेटली फोर्स के लिए जो SI यूनिट हमारे पास है वो न्यूटन है, डेफिनेटली ये न्यूटन में आया है। मैंने कहा कि इसमें हम जो फोर्स हमने लिया बेटा हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज का बात करेंगे। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज K डैश Q इन अपॉन क्या आपका R स्क्वायर। तो मैंने कहा कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां पे K डैश Q अपॉन R स्क्वायर, यही न्यूमेरिकल वैल्यू उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज Q का स्ट्रेंथ होगा। माने अगर आपसे कोई कह दे कि इसके वजह से इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ बताओ, तो जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज E, मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ होगा E वो इक्वल होगा उस फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के, माने K डैश Q अपॉन R स्क्वायर। कहोगे सर आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं सर, डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को ही इक्वल कर दीजिए ना। बिल्कुल भी नहीं, फोर्स के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन नहीं, वो होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस फोर्स के साथ इस Q ने 1 कूलम चार्ज को रिपेल करा है, या अगर नेगेटिव होता तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता, तो मैंने कहा कि Q जो है 1 कूलम वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाया, उस फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब K डैश Q अपॉन क्या आपका R स्क्वायर, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी न्यूमेरिकल वैल्यू मानेंगे। माने जब हम बात करेंगे तो जिस अमाउंट का यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा फोर्स का, उसी अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दैट इज K डैश Q अपॉन क्या आपका R स्क्वायर। बट यूनिट वाइज अगर बात करें तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो होता है न्यूटन पर कूलम्ब, जबकि फोर्स के लिए हमारा जो यूनिट है वो है आपका न्यूटन। माने आज के बाद आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे, और रिजल्ट आपके पास आ गया K डैश Q डिवाइडेड बाय क्या आपका R स्क्वायर। और बात करें तो ये आपका जो यूनिट है वो है आपका न्यूटन पर कूलम्ब। क्या आपको दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट जल्दी से। अब देखना नेक्स्ट, माने इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर किसी पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत आसान है, क्योंकि यूनिट तो आपको पता चल गया, न्यूटन पर कूलम यूज करेंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू का बात होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे करेंगे क्या, तो एक 1 कूलम का चार्ज डाल देंगे और देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स वो पॉइंट चार्ज लगाया। वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूटन के जो कोएफिशिएंट्स में जो टर्म होंगे, दैट इज वो टर्म जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू और फील्ड के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दोनों आपका सेम होगा। बट आज के बाद उसको फॉर्मूला के रूप में भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज K डैश इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, देखो बच्चा, जब आप NCERT का बुक स्टडी करते हो तो वहां पे एक छोटा सा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट देता है,
और भी कहीं यूज करोगे, देखोगे तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर देता है फील्ड को डिफाइन करने के लिए। एक्चुअली में देखो, भले ही तुम रट्टा मार लो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को तुम बिल्कुल डैम श्योर है तुम नहीं समझे होगे कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। वही कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम पॉइंट चार्ज से शुरू किए हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि जब पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स निकालना था या फील्ड निकालना था, तो बहुत इजीली मैंने 1 कूलम के चार्ज को रख करके काम कर लिया। देखना अभी क्या होने वाला है। अगर कोई पॉइंट चार्ज ना हो के, मान लो कि पॉइंट चार्ज ना हो करके मैंने कहा कि कुछ इस तरह का चार्ज है, चार्ज बॉडी है, मेटल ही मान लेते हैं, सरफेस पे चार्ज है, कुछ ऐसा एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसके सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। लाइक इंसुलेटिंग बॉडी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज्यादा आपको बेटर समझ आएगा क्योंकि इंसुलेटर्स अब जो नहीं पढ़ा होगा उसको फिर जाना होगा, फिर प्रीवियस लेक्चर में वहां बहुत डिटेल में डिस्कशन करके रखा है। तो ये हमारा एक कंडक्टिंग बॉडीज है और इस कंडक्टिंग बॉडी के सामने कहीं एक पॉइंट हम लोग लिए दिस, और मुझे यहां पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। माने इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमको जानना है कि भैया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कहोगे कि सर अभी तुरंत तो आप बताए हैं कि जहां पे फील्ड निकालना है वहां पे 1 कूलम का चार्ज डाल दो, वहां पे फोर्स देख लो कितना होगा, बस उस फोर्स के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट होगा ऑब्वियस सी बात है वही आपका जो है वो डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की क्या होगा और क्या। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने कहा कि मान लो यहां पे हमें फील्ड निकालना है, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या है कि हम यहां पे 1 कूलम का चार्ज नहीं रख सकते हैं। कहोगे सर क्यों? तो मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चा, अगर हम यहां पे 1 कूलम का चार्ज लाके कहीं से रखते हैं तो होगा क्या कि यहां पे इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि बेटा ये जो 1 कूलम का जो चार्ज है इन चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देगा। ये 1 कूलम का चार्ज इन चार्जेस को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा और इस रिपल्सन के वजह से जो चार्जेस है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा सरफेस के ऊपर। माने जो फाइनल जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। माने जो पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे था कहीं यहां था, होगा ये कि इस हिस्से का चार्ज भाग जाएगा इधर, और जो 1 कूलम का चार्ज था वो तो मान लो कि एज इट इज है, लेकिन यहां का जो चार्ज है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब यह है कि अब अगर आप फोर्स निकालते भी हो 1 कूलम के ऊपर तो ये वो फोर्स है ही नहीं जो फोर्स ये लगा रहा था, ये वो फोर्स है ही नहीं। अगर इस चार्ज सेपरेशन के बाद अब ये जो चार्ज जो इधर आ चुका है, ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो फोर्स इस वाले फोर्स से बिल्कुल क्या होगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि एग्जैक्टली आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं पाओगे अगर आप 1 कूलम चार्ज को कंसीडर करते हो। लाइक पॉइंट चार्ज के केस में कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज पॉइंट चार्ज के केस में कोई इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इंडक्शन के लिए कम से कम एक बॉडी होना चाहिए और एक पॉइंट चार्ज हो या दोनों बॉडीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि पॉइंट चार्ज में दिक्कत नहीं था, दिक्कत यहां हो गया कि जब कोई बॉडी हमने कंसीडर करा बच्चा और उसके सामने जब हम 1 कूलम चार्ज रखे तो इंडक्शन की वजह से चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इस केस में जो फील्ड आप निकालोगे, दैट इज जो फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा वो इससे बिल्कुल क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। माने आपको वो फील्ड मिलेगा ही नहीं जो डिजायरेबल फील्ड था, जो चाहिए था। तो कहोगे सर अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अरे ये सब बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार, समझोगे तो माने इसको रटना थोड़ी है, समझना है कि एक बात क्या है, ठीक है ना। अब सुनो, देखोगे इसमें क्या है। कहोगे कि सर क्या करेंगे? तो फील्ड यहां निकालने के लिए क्या करेंगे सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, फील्ड निकालने के लिए करेंगे ये बच्चा कि ठीक है, ये मान लो कोई बॉडी है और इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस गौर करना, यहां पे हम एक पॉइंट चार्ज जो है वो प्लेस करेंगे, नो डाउट दिस। यहां पे हम एक पॉइंट चार्ज तो रखेंगे, दैट इज क्यू,
इसके ऊपर मान लो चार्ज है आपका Q। बस गौर करना बच्चा, मैंने कहा कि बेटा अगर इसके वजह से अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने यहां पे एक पॉइंट चार्ज तो रखा, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तो रखा, और रखने के बाद हम इस पे फोर्स भी देख लेते हैं कि ये चार्ज इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, माने इसके वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगा। तो मान लेते हैं इसके वजह से जो फोर्स लगा उस फोर्स को मान लेते हैं F। ध्यान देना बच्चा, बेटा ये फोर्स वो फोर्स है जो इसने लगाया इसके ऊपर। कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो यहां क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं? तो देखना मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा ये फोर्स लगाया F। हां, अगर मैं अब आपसे कहूं कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बेटा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप देखोगे किसी अच्छे बुक में या एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे, इस तरह से लिखेगा लिमिट F अपॉन Q वेयर Q टेंड्स टू 0। पढ़े तो होगे लेकिन समझ नहीं आया होगा डैम श्योर कि क्या है ये, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। E इज इक्वल टू लिखा होगा लिमिट F अपॉन Q और वेयर Q टेंड्स टू 0। कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है ये बताइए, तो मेरी बात सुनना बच्चा, इसका मतलब क्या है? बेटा ये जो E देख रहे हो ना, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F अपॉन Q वेयर Q टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये है कि यहां पे हमने जो पॉइंट चार्ज कंसीडर करा है, यूनिट यहां पे जो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि ये चार्ज यहां पे किसी तरह का इंडक्शन इफेक्ट कर ही नहीं सकता है। माने ये जो चार्ज हमने रखा है दैट इज श्योरली ये 1 कूलम नहीं है, यहां जो हमने चार्ज रखा है वो इतना वीक स्ट्रेंथ का चार्ज है, इतने कम अमाउंट का चार्ज है कि ये इस चार्ज बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पे, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं डाल सकता है। माने इसके वजह से कोई इंडक्शन नहीं होगा, माने रिपल्सन इतना वीक होगा, इसके ऊपर रिपल्सन इतना वीक होगा चार्ज के वजह से कि इसके कॉन्फ़िगरेशन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही रीजन है कि हम लोग यहां यूज करते हैं E इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F अपॉन Q वेयर Q टेंड्स टू 0। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो एट द सेम टाइम इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चा, E इज इक्वल टू F अपॉन ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिखा है हमने F अपॉन Q वेयर Q टेंड्स टू 0, तो बेटा जो Q टेंड्स टू 0 हमने लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं Q नॉट। Q नॉट दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और Q नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये जो Q नॉट आपको दिख रहा है ना बच्चा, इस Q नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ध्यान देना, इस Q नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कहोगे सर ये टेस्ट चार्ज क्या है सर? तो ध्यान रखना आज के बाद, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो है चार्ज का बहुत ही कम होता है, एक बहुत स्मॉल स्ट्रेंथ का एक चार्ज होता है जो किसी दूसरे चार्ज बॉडीज के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगर हम यहां 1 कूलम का चार्ज डाल देते हैं तो ये इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन को इफेक्ट अफेक्टेड कर देता, बट अगर हम यहां पे टेस्ट चार्ज लेते हैं, माने कि स्मॉल इनफ चार्ज कंसीडर करते हैं जिससे कि कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो डेफिनेटली हमको यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा जब उसको हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड देंगे तो मैंने कहा जो रिजल्ट आएगा वही आपको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। माने E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये हुआ एक्चुअल रिजल्ट। एनसीईआरटी में इस तरह का आपको दिखेगा या किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में आप इस तरह से देखोगे, लेकिन बस ध्यान रखना अगर ये लिख रहा है तो बच्चा ये Q टेंड्स टू 0 का मतलब यहां पे Q नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का मतलब याद रखना एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ही वीक अमाउंट का चार्ज कैरी करता है, जिससे कि चार्ज बाकी चार्ज बॉडीज के कॉन्फ़िगरेशन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना
ना पड़े, माने इसके हेल्प से आप बहुत आराम से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं कितना होगा। बिकॉज अगर फोर्स निकल गया तो उस फोर्स को हम उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड देंगे और डिवाइड देने के बाद जो मिलेगा वही आपका उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नोट कर लो बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ये जनरल फॉर्म हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्म हो गया। माने पॉइंट चार्ज के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको स्ट्रेंथ निकालना था तो दिक्कत ही नहीं था। सीधा हमने क्या किया कि जिस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहां पे सीधा 1 कूलम्ब का चार्ज रखा और देख लिया कितना फोर्स लगाया। जो फोर्स, जिस अमाउंट का फोर्स लगाया, उस फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वही एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी न्यूमेरिकल वैल्यू था। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर आए हैं तो आप यहां पे 1 कूलम्ब चार्ज रख ही नहीं सकते हैं। इस केस में आपको टेस्ट चार्ज रखना होगा। कहोगे सर टेस्ट चार्ज क्या है? तो मैंने बताया कि टेस्ट चार्ज वो स्मॉल अमाउंट का चार्ज है, उस स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज है जो किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो ध्यान रखना, अब इस वर्ड का यूज होते ही रहेगा, टेस्ट चार्ज आगे तक यूज होगा, तो ध्यान रखना, नोट कर लो बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छे से इसको देख लेना, पॉज वॉज करके अच्छे से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखोगे बच्चा, यहां पे मैंने कहा कि जो स्ट्रेंथ है, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो हमको मालूम हो चुका है पॉइंट चार्ज की वजह से। देखिएगा ध्यान से बच्चों और गौर करिएगा सब लोग। मैंने कहा कि जैसे अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज का, तो देख सकते हो कि ऐसा करते हैं ना, एक बारी हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, और यहां पे हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, से पी या जो भी, और डिस्टेंस इसका जो है वो आर है। ध्यान देना बच्चा, ये एक इंडिपेंडेंट केस है बच्चा। और दूसरा जो है हम बात करते हैं, एकदम ध्यान देना, हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और अगेन यहां से आर डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट कंसीडर करा है दिस, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले केस में हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है बेटा, और दूसरे केस में हमने नेगेटिव चार्ज लिया है। माने जब पॉइंट चार्ज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे सीधा क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालना होगा, सीधा 1 कूलम्ब का चार्ज रख देंगे। इस जगह पे अगर हम 1 कूलम्ब का चार्ज रख देते हैं, या टेस्ट चार्ज भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां टेस्ट चार्ज भी रख सकते हो, यहां पे 1 कूलम्ब चार्ज भी रख सकते हो। लेकिन अगर यही पे एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी होता तो वहां पे 1 कूलम्ब चार्ज नहीं रख सकते थे, वहां पे टेस्ट चार्ज ही रखना होता। तो मैंने कहा कि अगर मान लो यहां 1 कूलम्ब का चार्ज रख देते हैं, प्लस 1 कूलम्ब, ध्यान रहे यहां पे भी 1 कूलम्ब का चार्ज रख देते हैं। तो मैंने कहा कि पहले वाले केस में होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा डेफिनेटली इस 1 कूलम्ब चार्ज को क्या करेगा आपका, लाइक बोल सकते हो कि ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ध्यान रहे, माने फिर से मैंने रिपीट करा कि आप यहां पे 1 कूलम्ब का चार्ज रख दो, चाहे आप यहां पे लाइक टेस्ट चार्ज डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज यहां रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 कूलम्ब चार्ज को रिपेल करेगा कुछ इस तरह से। यहां अगर बात करें तो जो नेगेटिव चार्ज है ये इस 1 कूलम्ब वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरह से। ध्यान देना बच्चा, ये इस केस में फोर्स का डायरेक्शन है F, और ये इस केस में फोर्स का डायरेक्शन है आपका F। अब कहोगे सर देन नाउ अब क्या, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि जैसा कि मैंने बता रखा है बच्चे कि इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, न्यूमेरिकली तो आपको मैग्नीट्यूड बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। वो स्ट्रेंथ जो होगा वो फोर्स के स्ट्रेंथ के बराबर होगा। माने फोर्स का स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये हो जाएगा K डैश, ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई 1, तो एज इट इज डिवाइडेड बाई क्या आपका R स्क्वायर, बस यूनिट आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब दिस। जब हम आते हैं यहां पे तो एग्जैक्टली यहां पे जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम ही स्ट्रेंथ होगा आपका, लाइक E इज इक्वल टू, बोलो अब यहां माइनस मत करना, हम स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा अगेन K डैश,
जिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ इसको खींचेगा तो k डैश इंटू आपका हो जाएगा q माइनस q, बिल्कुल मत करना यहां पे, और इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर। माने जितना न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे था, उतना ही स्ट्रेंथ इस नेगेटिव चार्ज से भी r डिस्टेंस पे था, दोनों सेम है। बट अगर कुछ अलग है यहां पे तो वो है डायरेक्शन। वो क्या है? डायरेक्शन। मैंने कहा कि डायरेक्शन का यहां प्रॉब्लम है बेटा। आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है डायरेक्शन का, तो मेरी बात ध्यान से देखना। माने अगर मैं पहले केस में बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको जनरल फॉर्म में बताया, अभी मैंने जनरल फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E, वो था F अपॉन Q नॉट। जनरल फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था। पॉइंट चार्ज के केस में हमने कहा कि 1 कूलम भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज यहां पे टेस्ट चार्ज ही रखते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा अगर ये टेस्ट चार्ज होता, दैट इज एक पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत वीक स्ट्रेंथ का चार्ज होता, तो आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का होगा। माने जो एफ का डायरेक्शन होगा वही ई का डायरेक्शन होगा। माने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चाहिए, तो ध्यान रहे जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, माने जो ई होगा वो फोर्स के पैरेलल होगा। मैंने कहा कि यहां पे फोर्स की डायरेक्शन में होगा, माने यहां पे ये केस जब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अवे होता है। अवे का मतलब समझ में आ रहा है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना जब हम नेगेटिव चार्ज का बात करते हैं तो अगेन सेम रिजल्ट E बराबर एफ बाई क्यू नॉट, जो डायरेक्शन एफ का होगा वही डायरेक्शन E का होगा। माने इस केस में भी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आपका कुछ ऐसा होगा, एफ के तरफ। एफ के तरफ का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज के तरफ। तो ये दो पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना है। मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ वाइज अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो k डैश क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लाइक न्यूटन पर कूलम यूनिट के साथ। स्ट्रेंथ जो है मैंने कहा कि दोनों केस में सेम है, बिकॉज चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्ट्रेंथ तो दोनों केस में सेम है। लेकिन जब डायरेक्शन का बात करते हैं तो याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज अवे होता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स होता है, बट होता है ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, तो डेफिनेटली जो फील्ड होगा वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। तो ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लो फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, जबकि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज के तरफ होगा। ये वाला केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड जो होगा, या बेटर होगा स्ट्रेंथ वर्ड यूज करो, जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सेम होगा, k डैश क्यू बाई आर स्क्वायर, k डैश क्यू बाई आर स्क्वायर। रीजन सिंपल है, क्योंकि दोनों में ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहां q है तो यहां भी q ही है, बस माइनस यहां पे है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ होगा वो भी सेम होगा। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब क्या है कि थोड़ा सा जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन समझ लो कि स्टार्ट ही हो जाता है, क्वेश्चन आना ही लगता है यहां से। तो एक चीज देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम चूंकि पहले ही लिख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, जो ई फील्ड है एक वेक्टर फील्ड है, तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में जो है वो नोटिफाई करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड जो है वो एक वेक्टर फील्ड है, दिस इज अ वेक्टर फील्ड। तो जब वेक्टर फील्ड मैंने बोल दिया तो डेफिनेटली हम यहां पे वेक्टर नोटिफिकेशन भी करने जा रहे हैं इसका। देखोगे कैसे, मैंने कहा कि बच्चा हम ना एक पॉइंट चार्ज जो है वो कंसीडर करते हैं से क्यू। अब ये क्यू जो है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और हमने एक पॉइंट लिया कहीं यहां 10 पॉइंट पे, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो दो केस पॉसिबल है, अगर ये पॉजिटिव रहा
अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जो डायरेक्शन होगा वो अवे होगा, और अगर नेगेटिव रहा तो डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स होगा। अब सुनना मेरी बात, अगर हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं तो यहां से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहोगे सर बहुत आसान, ये सर आपका होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेकिन अवे होगा सर ई। ध्यान देना, अब जो हम ई का बात करेंगे तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर इस ई में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो हमें पता है सर, तो सर बड़े ही प्यार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो लिख देंगे सर। ये सर हो जाएगा k डैश, ये सर हो जाएगा q, और ये सर नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर। अब सर बचा डायरेक्शन, तो सर डायरेक्शन का क्या करिएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जो डायरेक्शन होगा उसको हम ऐसा करते हैं कि अगर हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिक्लेयर कर लें, दिस कुछ ऐसा और लाइक वेक्टर वाई जिसको हम लोग कह लें वेक्टर आर। ध्यान रखना बच्चा, जब हम वेक्टर आर बोल रहे हैं तो ये वेक्टर आर क्या है? तो ये वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका? उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये वेक्टर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ध्यान रखना, जबकि उस पॉइंट से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो मैंने कहा k डैश q अपॉन आर स्क्वायर, न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहां से निकल गया, अगर इसमें यूनिट लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया, बाकी बचा डायरेक्शन। कहोगे सर डायरेक्शन का क्या करिएगा? तो सीधा सा बात है बेटा, दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर के पैरेलल है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर आर है दैट इज पोजीशन वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने कहा कि लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकल गया, और अगर चाहें तो इसमें हम लोग न्यूटन पर कूलम अगर ये ऐड कर दें तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बाकी बचा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर्स में, ठीक है, कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो हम लोग यूनिट वेक्टर वहां पे कंसीडर करते हैं। तो इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे यूनिट वेक्टर जो होता है बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। माने लाइक जो ई होगा वो वेक्टर आर के डायरेक्शन में होगा, और वेक्टर आर के डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर कहलाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई क्या? आपका आर। क्या कोई दिक्कत? वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर, माने जब हम वेक्टर आर को आर से डिवाइड देंगे तो एक यूनिट वेक्टर मिलेगा वेक्टर आर के तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। चाहो तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपके पास आया E इज इक्वल टू वो आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में k डैश q डिवाइडेड बाई r इंटू आर स्क्वायर। तो r इंटू आर स्क्वायर हो गया rq, जो कि डिस्टेंस है उस पॉइंट का चार्ज से, और ऊपर में हो गया वेक्टर r। चाहो तो आप यूनिट में यहां दे सकते हो न्यूटन पर कूलम। ये आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन RQ मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R, और न्यूटन पर कूलम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। वेक्टर फॉर्म में ये आ गया। बस ध्यान रखना कि यहां पे किसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये Q जो है, ध्यान रहे, ये Q वो चार्ज है जिसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाला है बच्चा, पॉइंट चार्ज डेफिनेटली। अगर कोई कह दे कि यहां R क्या है तो ध्यान रखना, R पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट चार्ज का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और किसके रेस्पेक्ट में? तो चार्ज के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना। अब कोई कह दे स्मॉल r, ये क्या है? तो ये उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या यूं कह सकते हो उस पॉइंट से उस चार्ज तक का डिस्टेंस है। नोट कर लो बढ़िया से। कितना लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर अगर निगेटिव रहता है ये चार्ज तो क्या करते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते थे। लाइक अगर हम बात करें कि अगर ये पॉजिटिव था तो ठीक है सर, आपने ड्राइव करके यहां लिख दिया सर, लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो उस केस में क्या करते हैं? तो उस केस में करते ये कि बस यहां जो Q था यहां पे माइनस Q कर देते हैं, माने प्रॉपर साइन के साथ। माइनस जैसे ही करते हैं वहां पे लाइक यहां पे पोजीशन वेक्टर नेगेटिव होता और फाइनल आउटपुट हमारे सामने होता। तो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तब तो ये रिजल्ट यूज कर लो, नेगेटिव रहेगा तो बस Q के साथ माइनस साइन लगा देना, दैट्स इट। जल्दी करो, फास्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखोगे बच्चों, अभी इस पे बहुत सारे लाइक न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको ध्यान रखना।
अब इसमें क्या है बच्चा कि कभी कभी क्या होगा समझोगे, मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है से 0 0 0 और कहीं यहां पे मैंने एक चार्ज को प्लेस करा है, क्यों, दिस इज लाइक ओरिजिन 0 0 0 और कहीं यहां पे मैंने एक चार्ज को प्लेस करा है क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमें लाइक एक्स वाई एंड जेड, ध्यान देना, या यू कह ले कि ये हमारा ओरिजिन और ये हमारा एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, और लाइक यहां पे कहीं यहां पे इस जगह पे पॉइंट पी मानते हैं हम, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा, ध्यान रखना। मैंने कहा कि ओरिजिन पॉइंट चार्ज कहीं यहां रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां निकालना है। होगा ये कि आपको पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर मालूम होगा, कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो ऑब्वियस पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग कह लेंगे लाइक आर नॉट। कहोगे सर यहां आर नॉट क्या है या आर ओ क्या है? यहां जो आर नॉट दिख रहा है बच्चा, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट चार्ज का, किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये आर नॉट हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर आपको मालूम होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको हम निकाल लाइक बोलते हैं से आर। आर क्या है यहां, तो आर है पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। निकालना किसकी वजह से है, क्यू की वजह से है, ध्यान रखना बच्चा। मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए ना ही मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना ये डिस्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये वाला दिस, ये क्या कोई दिक्कत, ये है आर नॉट, ये है आर, मुझे चाहिए ये, इसको बोलते हैं आर डैश। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे बहुत आसान है, यहां पे देख सकते हो ट्रायंगल लॉ का फॉर्मेशन हो रहा है, माने आर नॉट और आर डैश ऑर्डर में है और वेक्टर आर ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, माने ये रिजल्टेंट का काम करेगा, माने बहुत आराम से लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू आर नॉट और प्लस क्या आपका आर डैश। अगर हम चाहें तो बहुत प्यार से यहां से आर डैश निकाल सकते हैं और आर डैश बराबर आ जाएगा, बोलो आर माइनस आर नॉट, माने आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर नॉट। अब कहोगे सर यहां आर डैश है क्या, तो आर डैश फिर से रिपीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है चार्ज के रिस्पेक्ट में, लाइक जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें इसी का दरकार है, इसका ये चाहिए हमें, ये जो कि आर माइनस आर नॉट के बराबर है। अब हम बहुत आराम से, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुरंत ही वेक्टर फॉर्म बताया है मैंने, E इज इक्वल टू बताया है k डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू यहां लिखेंगे आपका Q दैट इज चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा है, डिवाइडेड बाई लाइक इसको हम लोग बोलते थे ये डिस्टेंस को माने थे वहां पे r, जो कि यहां पे r डैश है, तो यहां लिखेंगे r डैश का क्यूब, आर डैश का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यहां पे आर डैश। क्या कोई दिक्कत, जिसको हम चाहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं k डैश इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश, तो आर डैश का वैल्यू हमको पता है आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई, नीचे में अगर बात करें तो हमारे पास आर डैश का क्यू माने मॉड ऑफ आर माइनस आर नॉट का होल क्यूब हो जाएगा। नोट कर लो बढ़िया से, जल्दी करो फास्ट। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला है, दिस k डैश इंटू क्यू आर माइनस आर ओ अपॉन आर माइनस आर ओ का मॉड का होल क्यूब। अब सवाल ये है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आर क्या है, आर यहां पे है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जहां फील्ड निकालना है, और आर ओ क्या है, तो आर ओ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज जिसके वजह से फील्ड निकालना है। नोट कर लो बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, अब देख लो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस जो हैं खास करके नीट जैसे एग्जाम में और जेई मेन जैसे एग्जाम में, नीट और जेई में इससे डायरेक्ट सवाल आ चुका है, तो ध्यान रखना। नीट और जेई मेन जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस पूछता है वेक्टर फॉर्म से। तो क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो क्वेश्चन दिया है लाइक ये 0 0 0, अभी यहां पे जो है मैंने एक 9 माइक्रोकुलम्ब का लाइक मैंने एक चार्ज यहां रख दिया है, 9 माइक्रोकुलम्ब का मैंने एक चार्ज यहां रख दिया है,
और इसका पोजीशन हमें मालूम है, से इसका जो पोजीशन है ये है 1,1,1,1,1,1 और मुझे फील्ड निकालना है इसके वजह से कहीं यहां कहीं इस जगह पे मुझे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ बच्चा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2,3,3। ध्यान रखना, माने चार्ज को रखा गया है 1,1,1, माने इसका पोजीशन मालूम है, 9 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां रखा है और फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2,3,3। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? एक्चुअली में करना यह है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है। कितना होगा? वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तुरंत रिजल्ट मैंने बताया है, बस का यूज करेंगे और क्या। देखोगे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज बराबर, रिजल्ट पता है हमें K डैश लिख दो इंटू Q, तो Q अपॉन, जैसा कि मैंने बताया है आप लोग को, मॉड ऑफ बोलो R माइनस RO का होल क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई R माइनस RO। कहोगे सर अब क्या करेंगे सर? R क्या है? R है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और RO क्या है? ये है RO जो कि आराम से निकाल सकते हैं, और ये है R जो कि अगेन आराम से निकाल सकते हैं। अगर R लिखना हो तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप आराम से लिख दीजिए। माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में K डैश, तो K डैश के जगह पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q, तो Q दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम, तो लिख दो 9 माइक्रो के जगह हो जाएगा 10 टू द पावर -6। अब ध्यान देना, डिवाइडेड बाई R माइनस आर नॉट का मॉड का Q, तो पहले तो R माइनस आर नॉट निकाल लेते हैं, कितना होगा R माइनस आर नॉट? तो देखिएगा बच्चा, R पता है 233, तो ये 2i कैप माइनस 1i कैप, यहां पे हो जाएगा i कैप प्लस फिर यहां 3j कैप माइनस 1j कैप, ये हो जाएगा 2j कैप। फिर यहां पे लास्टली अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3k कैप माइनस 1k कैप, दैट इज 2k कैप। तो बहुत आराम से यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस आपका 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, नीचे में मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो बच्चा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट तीनों का स्क्वायर, माने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल क्यूब। क्या कोई दिक्कत? चाहे तो इसको हम लोग बहुत आराम से यहां निपटा सकते हैं। मींस आपके पास जो रिजल्ट होगा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, वो देख लेना कितना होगा। ये हो गया, अगर बात करें तो 9 इंटू 9 ये हो गया 81 इंटू अगर बात करें तो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और इंटू ऊपर में तो जो यूनिट वेक्टर है सो होगा लाइक i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचेगा बच्चा? तो अंडर रूट, ध्यान रखना, ये हो जाएगा 2 2 4 4 8 और एक 9, 9 का रूट हो जाएगा 3 और 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 27। क्या कोई दिक्कत? अगर बात करें तो 27 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मींस आपके पास रिजल्ट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा E इज इक्वल टू 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लाइक डायरेक्शन बाय i कैप प्लस j, सॉरी अगर बात करें तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में फाइनली E इज इक्वल टू, बोलिए, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा न्यूटन फॉर कूलम आंसर। क्या कोई दिक्कत? ये था आपका सवाल। चलिए फटाफट नोट कर लिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे टर्मिनेट करेंगे। जो लोग अभी तक वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्लास में बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं।